हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 4 का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा लाप्लास रंगे लेंज वेक्टर एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक, आज हम लोग देखेंगे कि लाप्लास रंगे लेंज वेक्टर क्या होता है और इसका क्या एप्लीकेशन है। ठीक, तो यहाँ पे आपके सिलेबस में टॉपिक बस नाम मात्र का डाला हुआ है। जब आप एमएससी में जाएंगे तो आपको डिटेल में पढ़ना होगा। क्लियर है चीज़? तो बस जितना सिलेबस में उसी के हिसाब से पढ़ाऊंगा। हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं आपको थोड़ा बहुत ज़रूर बता दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, और ये जो आज का टॉपिक है, मेरा लास्ट टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स का। आज के इस टॉपिक को फिनिश करने के बाद आपका क्लासिकल मैकेनिक्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद अब जो भी लेक्चर आएगा, चाहे क्लासिकल हो चाहे क्वांटम हो, वो आपको एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर मिलेगा। ठीक, और इधर दीपावली का थोड़ा सीजन चल रहा है, तो एक आध दो दिन जरूर डिस्टर्बेंस रहेगा, 2-4 दिन। उसके बाद फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी वहीं स्टार्ट करूंगा और एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करूंगा। ठीक, ताकि आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर सकें। ओके, तो देखिए लाप्लास रंगे लेंज वेक्टर क्या होता है। तो ये जो वेक्टर होता है इसको यूज किया जाता है ऑर्बिट के शेप और ओरिएंटेशन को फाइंड आउट करने में। जैसे मान लीजिए अगर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी क्या कर रही है, जैसे मानिए एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी ये है, ठीक, ऐसे ये क्या कर रहा है, दूसरा इसके अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या इसके ऑर्बिट का शेप होगा, कैसा ओरिएंटेशन होगा, ऐसा ओरिएंटेशन है, कैसा, इसका कैसा ओरिएंटेशन है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस लाप्लास रंगे लेंज वेक्टर का यूज करते हैं। क्लियर? तो आइए टॉपिक पे आते हैं और इसको शुरू करते हैं पढ़ना। ओके, तो देखिए लिखे हैं कि इन क्लासिकल मैकेनिक्स में द लाप्लास रंगे लेंज वेक्टर इज अ वेक्टर यूज्ड मेनली टू डिस्क्राइब द शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ वन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी अराउंड अनदर। ठीक, किसी एक, जैसे मान लीजिए एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, ये ब्लैक वाला मार्कर माने, एक ब्लू वाला माने। ठीक, ये रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका क्या शेप होगा, क्या ओरिएंटेशन होगा इसके ऑर्बिट का, इसके ऑर्बिट क्या शेप होगा, इन सब चीज़ों को पता लगाने में इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, ये टॉपिक डिटेल में नहीं है, जब एमएससी में डिटेल में पढ़ेंगे ना तो वास्तव में तब जाके आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो देखिए अराउंड अनदर। ठीक, फिर क्या लिखे हैं, सच एज बाइनरी स्टार और आर प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है, जैसे लाइन लिखे हैं ना कि ये जो ऊपर और लाइन लिखे हैं, क्या लिखे हैं, इन क्लासिकल मैकेनिक्स द लाप्लास रंगे लेंज वेक्टर इज अ वेक्टर यूज्ड मेनली डिस्क्राइब द शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट ऑफ वन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी अराउंड अनदर। तो सच है, जैसे उसी का क्या है, उस लाइन का मतलब जैसे उसका एग्जांपल दिया गया है। इस लाइन में जो चीज़ क्या गया है उसका एग्जांपल दिया गया है, क्या, बाइनरी स्टार। आपको पता होगा बाइनरी स्टार सिस्टम आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में। क्या होता है ये बाइनरी स्टार सिस्टम, जैसे मान लीजिए 2 स्टार हैं, इनका एक कॉमन सेंटर ऑफ मास होगा, उसके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक, तो ऐसे सिस्टम के लिए इसको यूज किया था कि जब स्टार रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनका ऑर्बिट का शेप क्या होगा, ओरिएंटेशन क्या होगा। या प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड स्टार, या अगर कोई प्लैनेट मान लीजिए स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसका क्या ऑर्बिट होगा, मतलब ऑर्बिट करने मतलब क्या, उसका पाथ का क्या शेप होगा, उसी को हम लोग ऑर्बिट कहेंगे। ठीक, और कैसा उसके ऑर्बिट का ओरिएंटेशन होगा। तो इन सब चीज़ों को पता लगाने में हम लोग क्या करते हैं, इस लाप्लास रंगे लेंज वेक्टर का यूज करते हैं। क्लियर? तो अब इसका वैल्यू क्या होता है उसको देखा जाएगा और फिर मैं एक फिगर बनाऊंगा और वहां से समझाने का आपको कोशिश करूंगा कि इस लाप्लास रंगे लेंज वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक, पहले उसके मैग्नीट्यूड को निकालूंगा और फिर डायरेक्शन को निकालूंगा। ठीक, तो जैसे देखिए एंगुलर मोमेंटम सेंटर फोर्स के प्रॉब्लम में कंजर्व रहता है, वैसे भी देखिएगा जब वैल्यू निकालूंगा तो आपको लाप्लास रंगे लेंज वेक्टर भी क्या होगा, कंजर्व मिलेगा। ठीक, इस एक कंजर्व मिलेगा। ठीक, इसका वैल्यू और साथ साथ इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, हमेशा ये एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्टेड होगा। ठीक, तो अभी वीडियो के लास्ट में जब डिराइव करके पहुंचूंगा तो फिगर के हेल्प से आपको बताऊंगा। ओके, तो देखिए क्या लिखे हैं, अब चूंकि हम लोग सेंट्रल फोर्स पढ़ रहे हैं, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम ही पढ़ रहे हैं ना, तो उसी से रिलेटेड फोर्स वगैरह मानेंगे। ठीक, तो लिखे हैं कि लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड इज गिवन बाई। अगर सेंट्रल फोर्स फील्ड में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो जो एफ होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आर कैप, या इसी यूनिट कैप को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर, और इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दिए। ठीक,
अब देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो ये सेकेंड लॉ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स होता है। रेट ऑफ चेंज को कैसे दिखाया जाता है, डी बाई डी टी करके दिखाया जाता है। तो मोमेंटम का है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम में समय के साथ क्या परिवर्तन है, तो उसको क्या लिखेंगे, डी पी बाई डी टी, वो फोर्स के इक्वल होता है। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो डी पी बाई डी टी होगा ये क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगा एफ की जगह, इसके बराबर लिख दिए। ठीक, अब देखिए इस लाप्लास रंगे लेंज वेक्टर पहुंचने के लिए एक और वेक्टर का सहारा ले रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, नाउ कंसीडर अ वेक्टर बी सच दैट, एक वेक्टर बी कुछ इस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं जो क्या है पी क्रॉस एल के बराबर है, मतलब जो मोमेंटम वेक्टर और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, लीनियर मोमेंटम वेक्टर और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर यल के क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डीपी भी डिफरेंशिएट होगा, एपी भी डिफरेंशिएट होगा और फिर उसके पी के वैल्यू को यहाँ से लाके क्या करेंगे, उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे और कुछ नए रिजल्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्लियर है चीज। तो अब जब इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो देखिए क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको। ठीक, इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इधर क्या हो जाएगा डी वी बाई डी टी और फिर क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान रहे हैं तो p क्रॉस डी एल बाई डी टी, आप वेक्टर यहाँ लगा लीजिएगा। ठीक, लगाने में और फिर क्या होगा प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो डी पी बाई डी टी इंटू क्रॉस यल हो गया। ठीक, अब देखिए सेंट्रल फोर्स का प्रॉब्लम हम लोग डील कर रहे हैं तो ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी होती है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, तो क्या लिखे हैं, सिंस यल इज कंजर्व इन सेंट्रल फोर्स फील्ड देयरफॉर, अगर यल कंजर्व मतलब यल कांस्टेंट है तो टाइम के साथ उसमें कोई चेंज होगा नहीं, तो दैट्स वाई डी एल बाई डी टी विल बी इक्वल टू 0। सो दिस वैल्यू वैनिश, ये वैनिश हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा ना, तो वी आर लेफ्ट ओनली विथ द सेकंड टर्म डीपी बाई डी टी क्रॉस यल। ओके, तो अब देखिए इस डीपी बाई डी टी का जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो डीपी बाई डी टी का वैल्यू यहाँ निकाले थे, इसको क्या किए वहाँ पे पुट कर दिए। ठीक, अगर आपको मन करे तो एक इक्वेशन इसको बना लीजिए और यहाँ लिख दीजिएगा बाई यूजिंग इक्वेशन 3। ठीक, बाई यूजिंग इक्वेशन 3। ओके, इज इट क्लियर नाउ। अब देखिए क्या करेंगे, इधर इसको कुछ ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, डी बी बाई डी टी एफ आर वेक्टर बाई आर, यहाँ लिखे थे आर वेक्टर बाई आर। ठीक, क्रॉसियल है। अब देखिए लीनियर मोमेंटम क्या, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मतलब क्या, मोमेंटम का पोजीशन वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी या पी क्रॉस आर जो लिखिए। ठीक, और यहाँ देखिए नीचे आर भी रहेगा ना, ये आर तो नीचे रहेगा ना, आर क्रॉस पी हो गया। ठीक, अब फिर देखिए यहाँ भी नीचे आर रहेगा, फिर इसको आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अब पी इक्वल टू एम भी होता है। ठीक, अब एम कांस्टेंट है तो उससे कहे तुम अंदर वेक्टर के साथ रह के क्या करोगे, चलो बाहर निकल जाओ, तो हम कहा ठीक है आगे आ जाते हैं, तो हम आगे आ गया, ये एफ आर हो गया, नीचे ये छोटा वाला आर गायब हो गया था उसको लिख दिए और ये क्या हो गया आर वेक्टर। अब भी को देखिए क्या लिख सकते हैं, भी इज नथिंग बट डी आर बाई डी टी एंड डी आर बाई डी टी नथिंग बट आर डॉट, तो ये क्या होगा आर डॉट हो गया। ठीक, ये थोड़ा सा हल्का कट रहा है, डी वी बाई डी टी है यहाँ पे और यहाँ नीचे क्या लिखे हैं, आर लिखे हैं। ठीक, ये वाला आर यहाँ नीचे लिखे हैं। ओके, अब क्या करेंगे, इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे और देखिएगा अभी हम लोग अपने एक नए रिजल्ट पे पहुंचेंगे और जो नया वाला रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, लाप्लास रंगे लेंज वेक्टर होगा। क्लियर। देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक चले गए थे। ठीक, अब इस वेक्टर को ऐसे अभी इरेज कर देते हैं, पहले मैं लिख दिया था, ऐसे यहाँ तक गए थे। ठीक, अब देखिए इसको हम इस आर को इसके नीचे लिख सकते हैं। ठीक, और इसको वेक्टर ए मान लें, वेक्टर बी मान लें, वेक्टर सी मान लें, जिसका मतलब क्या है, ये तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। आर वेक्टर जगह ए माने हैं, आर फिर इस आर वेक्टर जगह बी और फिर इसके जगह आर डॉट वेक्टर को सी मान लिया। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, इसके बाद हम लोग को ये लाइन लिखना है, तो उसको लिखने से पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक, तीन वेक्टर अगर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा, ए डॉट सी आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और फिर बी को वैसे लिखेंगे, ना डॉट लगाएंगे ना क्रॉस लगाएंगे। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, ए डॉट वेक्टर बी और फिर सी को वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे ना डॉट रहेगा ना क्रॉस रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे आर को ए और इस आर को बी और आर डॉट को सी माने, तो इसका मतलब पहले ए डॉट सी आएगा, तो आर वेक्टर डॉट आर डॉट वेक्टर हो गया। ठीक, आर वेक्टर डॉट आर डॉट वेक्टर, और फिर देखिए यहाँ बी वैसे ही मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर ना डॉट एंड क्रॉस है, तो क्या करेंगे, इस आर को वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब देखिए माइनस साइन के साथ क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा। तो ए डॉट बी मतलब ये वाला आर माइनस साइन के साथ डॉट प्रोडक्ट इनका आ गया। अब जो सी होगा वो ऐसे ही नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा, तो सी का भी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया ना, डॉट है क्रॉस है। इज इट क्लियर? अब इसको आगे क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। तो अब देखिए वेक्टर आर, ठीक ऐसे समझिए, यहाँ देखिए ये क्या है, वेक्टर आर डॉट वेक्टर, इसका जो वैल्यू होगा ये आर डॉट के बराबर होगा। ठीक, ये आर मैग्नीट्यूड है इन वेक्टर के प्रोडक्ट के, और ये आर वेक्टर है, और ये आर डॉट आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा आर स्क्वायर बराबर होगा, और फिर ये आर डॉट वेक्टर है। ठीक, अब इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। देखिए दोनों वेक्टर सेम है, तो अगर कहीं ऐसे लिखा रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए, तो क्या लिखेंगे, ए कास 0 लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये ए स्क्वायर बराबर होगा। तो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसके स्क्वायर के बराबर होता है, तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर? अब देखिए आर वेक्टर डॉट आर डॉट वेक्टर, ये किसके बराबर होगा, तो उसको कुछ ऐसे लिखेंगे, तो ये उसका जो वैल्यू होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ आर और फिर आर डॉट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसके बराबर होगा। ठीक, मतलब ऐसे समझ, आप ऐसे कहिए आर और आर डॉट के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड में जो वैल्यू आएगा वो इसके बराबर होगा। ऐसा हम कैसे लिख रहे हैं, तो देखिए इसको अगर पहला माने, इसको दूसरा वेक्टर माने, तो अगर इन दोनों को हम वेक्टर फॉर्म में अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या लिखे हैं, हाफ डी बाई डी टी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ डी बाई डी टी। ऐसे देखिए ये वैल्यू किसके बराबर होगा, हाफ डी बाई डी टी ऑफ इन दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएशन होगा टाइम वेरिएशन में, वो किसके बराबर होगा। तो इसको फर्स्ट फंक्शन को पहले कांस्टेंट लिख रहे हैं आर, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आर इंटू आर डॉट वेक्टर। फिर देखिए क्या कर रहे हैं, अब दूसरे वेक्टर को कांस्टेंट कर रहे हैं, पहले वेक्टर को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आर डॉट इंटू आर वेक्टर, ऐसे होगा ना। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ टू आर डॉट आर वेक्टर के बराबर आएगा, ऐसे आएगा। 2 से 2 कट गया, मतलब ये वैल्यू जो है इसके बराबर आ रहा है। क्लियर चीज़, ये आप लिख लीजिएगा, नहीं तो कई सारे बुक में डायरेक्ट दिया है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, ये आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर के बराबर हो रहा है, वेक्टर फॉर्म में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसके बराबर हो रहा है। और इसको अगर दो सेम वेक्टर हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ टू डी बाई डी टी, और ये दोनों वेक्टर सेम है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर ऐसे लिख सकते हैं। जैसे दो वेक्टर का यहाँ पे आया था जब आर स्क्वायर लिखे थे, तो वैसे इसको दो अलग अलग आर स्क्वायर को दो अलग अलग फॉर्म में आर इंटू आर करके लिख रहे हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, तो वैसे आर इंटू आर लिख रहे हैं। ठीक, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, डॉट क्रॉस नहीं यहाँ पे। ठीक, अब देखिए क्या होगा, जो हम लोग मैथ में मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो है, वेक्टर वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ओके, अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे देखिए क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करने पे हाफ, और ये देखिए अगर इसको फर्स्ट माने इसको सेकंड माने, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस, अब क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड, तो क्या हो जाएगा हाफ 2 टाइम्स आर इंटू आर डॉट, 2 से 2 गया, आर इंटू आर डॉट बच जाएगा। तो अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, वेक्टर फॉर्म करेंगे ये वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, दिस मीन्स व्हाट, दिस ए इक्वल टू सी। अगर इसको ए कहें, इसको बी कहें, इसको सी कहें, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, दिस मीन्स व्हाट, दिस ए इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू इसके बराबर होगा, तो इस वैल्यू की जगह मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये लिख सकते हैं। ठीक, यही इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहीं पे आपको कंफ्यूजन होता, बुक में डायरेक्ट सॉल्व करके आगे बढ़ गया है। ठीक, कई सारे बुक में तो सॉल्व भी नहीं किया, डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है। ठीक, मैं सोचा आपको सॉल्व करा दूं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम जब यहाँ से क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से देखिए क्या करने चल रहे हैं, आर स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, साथ ही साथ इस टर्म को पहले लिखना चाहते हैं, तो ऐसे आप कहिए माइनस आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। तो जब माइनस आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव हो गया, उसको पहले लिख दिए, और ये निगेटिव हो जाएगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा इसके आगे, और आर कॉमन लिया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से इसमें भाग देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ नीचे आर था पहले, अब इस आर को अंदर ले जाना है तो यहाँ आर आ गया। अब जब यहाँ पे आर को अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, आर जब आएगा तो ऊपर वाले आर से नीचे वाला आर कट जाएगा, आर स्क्वायर बचा रहेगा। ठीक, अब इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर लिख सकते हैं, और ये वैल्यू एज इट इज छाप दिए। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को लाप्लास रेंज वेक्टर पर चलना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और अभी एक वैल्यू आएगा, उसी को हम लोग लाप्लास रेंज वेक्टर का देंगे, लाप्लास रंगे रेंज वेक्टर का देंगे। ओके, तो देखिए अब ये वैल्यू कैसे इसके बराबर है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करें आर वेक्टर बाई आर,
डिफ्रेंशिएट करें तो ऐसे मान लीजिए डी बाई डी टी, ऐसे इसको मानिए डी बाई डी टी आर और यहाँ पे 1/r, दो फंक्शन हो गया। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक बार फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ऐसे चलिए ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन, फिर क्या होगा माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो 1/r² और साथ में r का r डॉट हो जाएगा। तो देखिए यही वैल्यू मिल रहा है, इज इट क्लियर? तो यही वैल्यू क्या होगा, मिलेगा। तो उस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये प्लैनेटरी मोशन वगैरह पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, बॉडी के बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ऐसे आप कह सकते हैं कि इनवर्स स्क्वायर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो उस इनवर्स स्क्वायर अट्रैक्टिव फोर्स को हम कैसे दे सकते हैं, तो कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। जब भाई अर्थ और सन का मोशन देखिए ना, अट्रैक्ट कर रहा या प्लैनेट स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा, तो क्या होगा, अट्रैक्शन कुछ होगा ना उनके बीच में। तो जब अट्रैक्शन फोर्स रहेगा तो उसको हम ऐसे ही देंगे, तो एफ आर का वैल्यू -k/r²। रिपल्सिव रहता तो क्या होता, k/r²। साथ ही साथ अगर आपको मन करे तो आप प्लस माइनस के दोनों ले सकते हैं, कई सारे बुक में प्लस माइनस दोनों एक साथ लेके चला है, ठीक। लेकिन जब हम प्लैनेटरी मोशन स्टडी कर रहे हैं तो क्या होगा, प्लैनेट जब क्या होगा दूसरे बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो क्या होगा, एक अट्रैक्शन से बधा रहेगा ना, तो इस वजह से अट्रैक्शन फोर्स लिए हैं, और वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, इस वजह से ऐसा उसको लिख दिया इनवर्स स्क्वायर लॉ के फॉर्म में। क्लियर? अब यहाँ देखिए, और ये वास्तव में कौन सा अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स Gmm/r² वाला, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो, F, ठीक। ऊपर जो Gmm था उसके जगह K लिख दिए हैं, ओके। कहाँ लेके उसको घूमेंगे Gmm को, ठीक। K से काम चल जा रहा है, उससे काम चला लेंगे। अब देखिए यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4 वी गेट, अब 5 को 4 में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो एफ आर की जगह ये वैल्यू यूज कर दिए, तो r से r चला गया, r कहेगा हम ऊपर बैठे हैं r² और r² तुम नीचे आ गए, चलो दोनों लोग कैंसिल हो गए, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए यहाँ आप लिखें उसके बाद, ठीक, माइनस माइनस प्लस, दिस विल गिव्स अस m k एंड d/dt ऑफ r/r, ओके। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इस पूरे वैल्यू कहे चलो तुम उधर चलो, तो इक्वल को उधर चला गया, ठीक। अब यहाँ ऐसे कुछ लिखे हुए हैं, अब ये तो कांस्टेंट है, इसको चाहे अंदर रखिए चाहे बाहर रखिए, कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है। क्लियर? तो चाहे अंदर रखिए डिफरेंशिएशन, चाहे बाहर रखिए, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। जैसे आप भी कांस्टेंट है, कितना भी कहा जाए पढ़ने वाले तो है नहीं, तो वैसे ये वेक्टर भी है। क्लियर? अब देखिए यहाँ क्या होगा, d/dt, अब ये क्या हो गया, b हो गया, ठीक, माइनस m के ऐसे लिख सकते हैं, d/dt को उधर लिख दिए, इक्वल टू 0 कर दिए। तो अब ये d/dt इक्वल टू क्या हो गया, b को हम लोग डिफाइन किए थे जो मोमेंटम इंटू लीनियर मोमेंटम इंटू एंगुलर मोमेंटम के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर था। दैट्स वाई दिस b इज इक्वल टू p क्रॉस प्रोडक्ट विथ l, p का क्रॉस प्रोडक्ट होगा l के साथ, ठीक, माइनस m के r। अब इसी को ये देखिए, इसका डिफरेंशिएट टाइम के साथ जो डिफरेंशिएशन है, मतलब टाइम के साथ जो उसका चेंज है वो 0 है। दिस मींस व्हाट, दिस होल क्वांटिटी इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड लाप्लास रंगे लेंज वेक्टर a, और उसको वेक्टर a से दिखाया जाता है। इसका मतलब जो वेक्टर a होगा वो इसके बराबर होगा और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक। अभी मैं फिगर के हेल्प से इसको आगे समझाऊंगा कैसे कांस्टेंट होगा, ठीक। साथ ही साथ ये जो लाप्लास रंगे-लेंज वेक्टर होता है, ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के यल के क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अभी इसको भी मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक। पता चल गया ना लाप्लास रंगे वेक्टर क्या होता है, ये वैल्यू उसका होता है, ये लीनियर मोमेंटम, उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या एंगुलर मोमेंटम माइनस m के r कैप, और यहाँ r कैप क्या लिखे हैं, ये जो r कैप होता है यूनिट वेक्टर इक्वल टू व्हाट, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो क्या हो गया, इसके जगह r कैप लिख सकते हैं। आप पढ़े ना इंटर में कि जो r कैप होता है वो क्या होता है, r कैप इज नथिंग बट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या हो गया, इसको डिवाइड किए, r कैप मिल गया, तो यहाँ से r कैप मिलेगा, ठीक, उसको ऐसे लिख दिया। अगर आप चाहें तो इसको लेके ऊपर नीचे लिखते हुए चलिए, ठीक, आप फ्री हैं, ओके। क्लियर है? लाप्लास रेंज वेक्टर को a से डिफाइन करेंगे जिसका वैल्यू ये होगा और वो कांस्टेंट रहेगा। दिस मींस व्हाट, टाइम के साथ कंजर्व रहेगा, जैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता था। क्लियर? आगे बढ़ें, ओके। देखो स्टूडेंट, अब हम लोग एक थोड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन देखेंगे कि a का l के साथ क्या रिलेशन है, मतलब जो लाप्लास रंगे लेंज वेक्टर है उसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर यल से क्या रिलेशन है, उस चीज़ को देखेंगे, ठीक। तो देखिए a का वैल्यू हम लोग को पता है,
ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रहा हूँ, ठीक। ए का वैल्यू पता है, अब ए का अगर यल के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें, दिस मीन व्हाट, इधर भी डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए डॉट प्रोडक्ट दोनों साइड करना पड़ेगा ना, इधर भी डॉट प्रोडक्ट आएगा। अब इस आर कैप को वेक्टर आर अपान उसका मैग्नीट्यूड आर लिख सकते हैं, तो फिर यहाँ भी एल का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आर डॉट एल लिख दिया है, क्लियर ना। एक लाइन इस यहाँ पे स्किप किया है। इस आर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, अब इस आर में क्या किए, फिर एल से मल्टीप्लाई किए, तो इसको एक साथ लिख लिए, ये तो मैग्नीट्यूड है, इसको कहें चलो किनारे निकल जा बाहर, ठीक। तो आर डॉट एल हो गया। अब देखिए अगर कहीं ऐसे लिखा रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ऐसे डॉट बी वेक्टर, तो ये 0 के बराबर होता है, ये आप पढ़े हैं। ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर, और फिर जब उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी से तो वो 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये देखिए, इसको ए माने, इसको बी माने, इसको बी माने, तो ए क्रॉस बी और उसका डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है बी से, तो वो 0 के बराबर होता है। ये सब आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में प्रूव कर चुके हैं, ठीक। इसमें भी इंटर में भी सब प्रूव किए होंगे, ठीक। अब देखिए फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर ये एम के अपान आर हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए पी एल को अगर हम आर क्रॉस पी लिख दें, तो फिर देखिए कुछ ऐसा ही केस आ गया, ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर। अगर इसको हम ए वेक्टर माने, इसको ए माने, इसको बी माने, तो ऐसा अगर कुछ होता है तब भी इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये ट्रिपल प्रोडक्ट में आप ये चीज़ पढ़े हुए हैं, तो ये भी 0, ये भी 0, इसका मतलब ए डॉट एल क्या है, 0 के बराबर है। तो अतः हम कह सकते हैं फ्रॉम एबव इट इज क्लियर दैट लाप्लास रंगे-लेंज वेक्टर इज अ परपेंडिकुलर टू एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि जो लाप्लास रंगे वेक्टर होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर होगा, ये जो वेक्टर है ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल के परपेंडिकुलर होगा। बिकॉज वी नो दैट इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आर 0 देन these two vector are perpendicular to each other, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो सेम कैसी तरह है, a डॉट एल इक्वल टू 0, दिस मींस व्हाट, a एंड l आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परस्पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब हम कहें a या तो l के परपेंडिकुलर होगा या l a के परपेंडिकुलर होगा, क्लियर। तो यहाँ से देखिए ये चीज लिख दिए हैं। अब देखिए हम लोग लास्ट टर्म पे पढ़े थे, हम लोग लास्ट टर्म पे क्या किए थे, पढ़े थे इस चीज को, मतलब पीछे के वीडियो में, कि अगर मान लीजिए ये प्लेन है, ये जो ऑर्बिट बनाए हैं ऐसे कुछ होता है, तो एल वेक्टर जो होता है इस ऑर्बिट के परपेंडिकुलर होता है। तो एक इसमें होना, ए को कहाँ होना पड़ेगा, इस ऑर्बिट में, मतलब इस जो ऑर्बिट जिस प्लेन में बन रहा है उसी प्लेन में ए को लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर ये ऑर्बिट मान लीजिए ऐसे है, ठीक, इसको ऐसे बनाया गया है, तो ऑर्बिट जब ऐसे है तो क्या होगा, एल इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर एल इसके परपेंडिकुलर है तो ए इस प्लेन में लाई करेगा। तो वही लिखें कि एज एल वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। हमको पता है सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी है कि एल हमेशा इस प्लेन से क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक, टू प्लेन ऑफ मोशन, देयरफॉर ए विल बी ऑलवेज इन प्लेन ऑफ मोशन। ए जो है जिस प्लेन में मोशन हो रहा है उसके एल जो है जिस प्लेन में मोशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर है, तो ए क्या होगा, इसमें होगा, इस प्लेन लाई करेगा, तब इन दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। एल अगर ऐसे है तो ए को ऐसे होना पड़ेगा, ठीक, वही चीज लिखा गया। इसका मतलब क्या होगा, जो ए होगा वो हमेशा जो मोशन होगा जिस प्लेन में उस प्लेन में रहेगा, और एल हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। क्लियर है चीज, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट क्या लिखे हैं यहाँ पे, लिखेंगे कि फॉलोइंग फिगर शोज द रिलेशन एमंग द 3 वेक्टर, ठीक। मतलब ये जो वेक्टर ए लाप्लास, ये लाप्लास रंगे-लेंज वेक्टर पढ़े हैं, इसमें वेक्टर ए, ये वेक्टर इसको एक मान रहे हैं और एक वेक्टर इसको मान रहे हैं, ठीक। इन तीनों का क्या रिलेशन है इसको अभी हम लोग फिगर से देखेंगे। इस तीनों वेक्टर का क्या रिलेशन है उसी को फिगर के हेल्प से देखा जाएगा। तो वही लिखें कि फॉलोइंग फिगर शोज द रिलेशन एमंग द 3 वेक्टर एंड द कंजर्वेशन ऑफ ए। और ये भी देखिएगा कि जो ए का, ए क्या है, कांस्टेंट है, कंजर्व है। देखिएगा ए का मैग्नीट्यूड तो कंजर्व मिला था, डायरेक्शन भी क्या रहेगा, एक ही सेम डायरेक्शन रहेगा। जैसे एल का हमेशा परपेंडिकुलर होता है वैसे ए का भी देखिएगा हमेशा सेम डायरेक्शन रहेगा, ठीक। दिस फिगर आल्सो शोज दैट 3 वेक्टर एट डिफरेंट पोजिशन आर इन द ऑर्बिट। और ये फिगर और दिखाएगा कि ये जो तीनों वेक्टर हैं डिफरेंट पोजिशन पे ऑर्बिट में है, ये फिगर दिखा रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये क्या होगा, फोकस होगा एलिप्स का, ठीक। यहाँ से यहाँ, अब देखिए इस चीज को समझिएगा थोड़ा। ये मान लीजिए प्लेन, ये प्लेन है जिसमें क्या हो रहा है, ऑर्बिट है इस प्लेन में, ठीक, मतलब जिसमें क्या कर रहा है, मोशन हो रहा है, वो ये प्लेन है, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एल जो होगा हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। पहले हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं,
पॉइंट फर्स्ट की, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। इसको 0.2 का दे रहे हैं, इसको 3 का दे रहे हैं, इसको 4 का दे रहे हैं, ठीक, समझने के लिए बस कि अलग अलग पॉइंट पे क्या पोजीशन होगा इसको देखा जाएगा, ठीक। इसको 0.1 कर रहे हैं। अब देखिए इस पॉइंट पे यल क्या होगा, ऐसे होगा, यल परपेंडिकुलर होगा ना। अगर आप देख लोगे वीडियो तो अपने स्क्रीन पर ऐसे पेन रखिए तो वही क्या होगा, यल का डायरेक्शन होगा। मोबाइल की स्क्रीन से ऊपर तरफ यल का डायरेक्शन होगा। तो यल का डायरेक्शन जब ये है तो अब देखिए यल के साथ P का क्रॉस किया गया है, P क्रॉस यल किया गया है, तो इसका मतलब जो P देखिए क्या होगा, P इधर होगा, ऐसे क्या करेगा, बॉडी ऐसे मोशन में आएगा, तो ये P का डायरेक्शन है और यल का डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, हमको P क्रॉस यल निकालना है। बात समझ में आ रहा है ना। वेलोसिटी ऐसे ना हम लोग पढ़े थे कि ऐसे क्या होता है, V होता है तो यल इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो यल इसके परपेंडिकुलर है। अब देखिए ये P का डायरेक्शन है, ये यल का डायरेक्शन है, तो यल क्रॉस P क्या होगा, यहाँ से देखिए, या P क्रॉस यल क्या होगा, ऐसे P क्रॉस यल लिखे है ना, तो P क्रॉस यल क्या होगा, तो जो P क्रॉस यल होगा ऐसे प्लेन में क्या करेंगे, रखेंगे, ऐसे प्लेन में हथेली को रखेंगे, तो ऐसे प्लेन में हथेली को रख रहे हैं। अब क्या होगा, P के परपेंडिकुलर यल है तो ऐसे होगा, क्योंकि यल का डायरेक्शन इधर होता है, ऊपर यल परपेंडिकुलर होता है हमेशा, तो P क्रॉस यल हो गया। तो जो थंब बताएगा वो किसका डायरेक्शन बताएगा, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर यल का डायरेक्शन बताएगा। तो थंब किसका डायरेक्शन बताएगा, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर यल का डायरेक्शन बताएगा। बात क्लियर, कैसे पता चला डायरेक्शन इधर होगा, P इधर होगा हमेशा, ऐसे न मोशन होगा तो P इधर होगा, ठीक। ऐसे ही मोशन होता है, इधर से इधर ऐसे मोशन होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो P इधर होगा, ठीक। और यल हमेशा परपेंडिकुलर होता है इस प्लेन के, तो P क्रॉस यल कैसे होगा, ऐसे रखेंगे थंब, P ये हुआ, अब P से यल की तरफ चलेंगे, A क्रॉस B मतलब क्या, ऐसे रखिए हाथ और ऐसे B की तरफ चलिए, तो P इधर था तो ऐसे हाथ रखे प्लेन में और क्या किए, यल की तरफ इसको फिंगर को मोड़ दिए, तो जो थंब हुआ वो क्या बताएगा, P क्रॉस यल का डायरेक्शन बताएगा। इतना चीज क्लियर। अब देखिए इसमें क्या है, यम के आर कैप है, तो यम के क्या होगा, आर कैप के डायरेक्शन होगा। आर कैप क्या होता है, हमेशा आर कैप का डायरेक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर होता है। तो अगर ये आर हम मान रहे हैं तो आर का इंक्रीजिंग डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा, हमेशा आर कैप क्या होता है, आर के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा, तो ये आर कैप का डायरेक्शन हुआ। इतना चीज क्लियर। तो इधर क्या हो गया आपका, P क्रॉस यल हो गया और ये क्या हो गया, यम के आर कैप हो गया, ठीक। लेकिन अभी A के डायरेक्शन के लिए हम लोग को थोड़ा सा जूझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक देखिए, आप इंटर में मैकेनिक्स मैथ में पढ़े होंगे कि जो P क्रॉस यल का मैग्नीट्यूड होता है, या P क्रॉस यल ऐसे कहिए, ये जो होता है ये यम के 1 प्लस ई के बराबर होता है। P के और किसके बराबर होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड होगा इसको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम राइट पोजीशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम राइट पोजीशन कहते हैं। और यहाँ पे जो P क्रॉस यल का वैल्यू होगा वो यम के 1 माइनस ई के बराबर होगा, ठीक। इस P क्रॉस यल का जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो यम के 1 माइनस ई के बराबर होगा। तब A वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए P क्रॉस यल माइनस यम के आर कैप दिया है, ठीक। तो ऐसे देखिए, बस मैग्नीट्यूड का चलिए बात कर लेते हैं, डायरेक्शन हटाते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, P क्रॉस यल का मैग्नीट्यूड इतना है और फिर क्या है, माइनस यम के है, ये यम के है, ठीक। दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही है ना, इसका। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ये यम के आ गया और फिर क्या हो गया, ये यम के ई आ गया माइनस साइन के साथ, और इधर क्या हो गया, माइनस एम के। इस यम के से एम के कट गया, मतलब जो ए का वैल्यू बचा वो क्या बचा, माइनस यम के ई। मतलब ई का क्या होगा, इलिप्स केस में ई एक पॉजिटिव नंबर होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। इसका मतलब क्या होगा, जब एम के इधर है तो माइनस एम के किधर होगा, इधर होगा, और ये उसी माइनस एम के बराबर है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे ए का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, ऐसे। ये वेक्टर ए का डायरेक्शन, अगर यहाँ यम और इसको एन लिखें तो जो एम एन है ये वेक्टर का डायरेक्शन शो कर रहा है, और वो कैसे होगा, अंदर की तरफ होगा। ये वेक्टर ए क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, समझे आप। ये वेक्टर ए क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। क्लियर है चीज। ये रिलेशन में कहाँ से निकालना, उसको मैकेनिक्स में आप पढ़े हुए हैं कि स्ट्रीम राइट पोजीशन पे अगर ये फोकस है तो स्ट्रीम राइट पोजीशन पे इसका वैल्यू यम के 1 माइनस ई होता है, और एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे इसका जो वैल्यू होता है यम के 1 प्लस ई होता है, ठीक। तो वहाँ से इसके वैल्यू को पुट करके इसमें और फिर क्या किया, उसको सॉल्व कर लिए, क्योंकि हमको पता है जो लाप्लास रंगेलेंज वेक्टर होता है इसके बराबर होता है। तो बस वैल्यू पुट किए यहाँ पे इसका, और क्या किए, सॉल्व कर लिए। तो माइनस एम के आ रहा है और साथ में ई है, ई तो क्या होगा, ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक। तो वो तो एक पॉजिटिव नंबर ही है, क्लियर।
अब एम के जब इधर था तो माइनस एम के अंदर की तरफ होगा, तो इसका मतलब ए का डायरेक्शन एम की तरफ होगा, क्योंकि ए का वैल्यू माइनस एम के ई के बराबर आ रहा है। इतना चीज क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, इस एम के डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक। अब देखिए फिर क्या बात कर रहे हैं, अब फिर इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। चलिए इस पॉइंट पे बात करते हैं। तो इस पॉइंट पे देखिए पी क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। पी क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। ऐसे मोशन कर रहा है तो पी इधर नीचे की तरफ होगा, ठीक। अब ये आर वेक्टर है तो आर के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में एम के आर हो गया, ठीक। अब देखिए पी क्या है, नीचे की तरफ है, ऐसे पी है, ठीक। यल क्या है, इसके परपेंडिकुलर है ऐसे, तो यल से पी जब जाएंगे, यल से पी देखिए जा रहे हैं, यल से पी जब जा रहे हैं तो क्या होगा, ये थंब क्या होता है, पी क्रॉस यल का डायरेक्शन, मतलब पी क्रॉस यल क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। पी क्रॉस यल क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। पी क्रॉस यल इस डायरेक्शन में, एम के आर भी इस डायरेक्शन में, ठीक। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट पे, एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट पे जो पी क्रॉस यल का वैल्यू होता है, मैथ के मैकेनिक्स में आप पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है, एम के 1 प्लस ई होता है। और उसमें से क्या करना है, एम के को घटाना है, बस हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें से एम को घटाएंगे तो ए का वैल्यू मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है क्यों मैग्नीट्यूड का केवल बात कर रहे हैं, तो चलिए डायरेक्शन भी डाल देते हैं। पी क्रॉस यल देखिए किधर आ रहा है, आर कैप के डायरेक्शन में आ रहा है, एम के भी आर कैप, मतलब दोनों इंक्रीजिंग आर कैप के डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों इधर ही ना आ रहे हैं। तो जब इसका मैग्नीट्यूड साथ वैल्यू लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब नहीं क्लियर, अब नहीं डाउट है क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक। तो ये देखिए ऐसा हो गया। यहाँ भी आप चाहें डायरेक्शन को ऐसे बता सकते हैं, क्योंकि पी क्रॉस यल भी क्या है, यल कैप के आर कैप के डायरेक्शन में है, और ये जो है एम के, ये भी क्या है, आर कैप डायरेक्शन, तो यहाँ भी डायरेक्शन लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ए कैप का वैल्यू क्या आएगा, एम के आया, फिर क्या होगा, यहाँ आर कैप भी लिख दे रहे हैं, कहेंगे फिर सर आर कैप छोड़ दिए, अब ये एम के आर कैप, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ ये गया, क्या बचा, एम के ई आर कैप, पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे ए क्या होगा, इधर होगा। अब देखिए दो अलग अलग पोजीशन पे देखिए, दोनों पे ए का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ए कंजर्व है, साथ साथ उसका डायरेक्शन भी देखिए क्या है, ये एम एन, ठीक। ऐसे देखिए इधर भी एम एन क्या है, सेम डायरेक्शन में, बस इस वेक्टर का नाम दिया, इसको एम एन लिखें, और उस मतलब पॉइंट का नाम, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है इसके टेल को क्या कहें, यम, और हेड को यन कर रहे हैं, इसके टेल को यम और इसके हेड को यन कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे देखिए जो एम एन है, मतलब जो ए वेक्टर है वो क्या है, इस डायरेक्शन में, ये अभी भी है। इतना चीज क्लियर इतना चीज कहाँ से वैल्यू लिखे, जो आप मैथ के मैकेनिक्स में पढ़े हुए हैं, ओके। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं, ओके। अच्छे से समझ लीजिए, बुक से आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए यहां देखिए क्या है, दूसरे पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि ए का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए एम के हमेशा आर कैप के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा, इधर जब आर आएगा तो आर का इंक्रीजिंग डायरेक्शन क्या होगा, आर इधर ही बढ़ रहा है, तो एम के आर कैप हो गया। अब देखिए इस पॉइंट पे पी का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। तो अब पी ऐसे है और यल हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो यल कैसे होगा, इस तरह। तो पी क्रॉस यल कैसे होगा, ऊपर की तरफ, तो पी क्रॉस यल ऊपर कर बता दिए हैं, ये एम के आर कैप है। अब यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दो वेक्टर ऐसे दिए गए हैं तो ये तीसरा ऑटोमेटिक ऐसे होगा। तो यही क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही ना हम लोग को ए मिल रहा है, तो यहाँ पे ए कैप का डायरेक्शन हो गया। क्यों कहें वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल वाला फार्मूला ऑफ वेक्टर में पढ़े हुए हैं, ट्रायंगल वाला फार्मूला ऑफ वेक्टर में पढ़े हुए हैं। क्या है फार्मूला, हेड टू टेल एडिशन पढ़े ना, ऐसे पढ़े ना। तो देखिए ये क्या है, ऐसे कुछ बना हुआ, ऐसे ये मान लीजिए पी क्रॉस यल बना हुआ है, पी क्रॉस यल बना हुआ है, और ये क्या आपका एम के आर कैप बना हुआ है। तो बस जो ए उनका रिजल्ट, ए क्या है, वेक्टर है यहाँ पे, तो एक ही जगह बच रहा ना ऐसे ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए, तो ए को ऐसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर आप यहाँ से इस चीज को देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, एक पल के लिए पी क्रॉस यल इक्वल टू वेक्टर ए प्लस एम के आर कैप लिख सकते हैं ना, एक पल के लिए भूल जाइए कि ए का डायरेक्शन बताना है। तो देखिए पी क्रॉस यल क्या होगा, इस ए और एम के का वेक्टर एडिशन होगा। तो कौन सा वेक्टर एडिशन अपनाया है, हेड टू टेल मेथड वाला। पहले इसके हेड्स के, एक वेक्टर के हेड से दूसरे को टेल को कनेक्ट किए हैं, अब इसका पहले का टेल और जो दूसरा है उसके हेड से मिला देंगे तो पी क्रॉस यल रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे भी इस चीज को समझ सकते हैं कि पी क्रॉस यल इक्वल टू वेक्टर ए प्लस एम के आर कैप। क्लियर है चीज, तो ऐसा क्या होगा, इसका वैल्यू होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, वेरी गुड। यहां भी देखिए ए क्या है, इसी डायरेक्शन में है, ठीक। इससे जब कभी कंफ्यूजन हो, चीजों को तोड़ मोड़ के देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। क्लियर है चीज, ओके। अब देखिए यहां बात करते हैं, यहां पे पी क्या होगा, यहां पे जो पी होगा ऐसे होगा,
यहाँ पे जो P होगा कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक। तो अब हाथ को कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे क्योंकि यल ऊपर की तरफ है, ठीक। डायरेक्शन निकालने में तो आप मास्टर होंगे ना, फर्स्ट सेम में पढ़े हुए हैं, तो इंटर में पढ़े, तो ये P का डायरेक्शन ये है, यल P के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या होगा, P का डायरेक्शन ऐसे कुछ तिरछा है तो यल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो बाकी उंगली को यल के डायरेक्शन में ले गए तो थंब क्या करेगा, P क्रॉस यल का डायरेक्शन बताएगा, तो इसका मतलब P, ये P है तो ये P क्रॉस यल होगा, ठीक। अब इस पॉइंट पे देखिए 4 नंबर पॉइंट पे यम के ये आर कैप है, सॉरी आर है, तो ये सब क्या है, वेक्टर भी आप कह सकते हैं, पोजीशन वेक्टर है ना। तो अब देखिए ये आर कैप के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा एम के आर कैप, ठीक। अब सेम यही वाला कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है, अब एक को इधर कर दिए, P क्रॉस यल क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे होगा, हेड टू टेल मेथड, रिजल्टेंट इसको बना ले रहे हैं, तो क्या होगा, जब इसको रिजल्टेंट बनाना है, इसको यम कह सकते हैं, यन कह सकते हैं, यम एन नाम दिए थे इसका ना, इसके हेड को यम, सॉरी टेल को यम और हेड को एन कहते हैं, तो यम एन डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे कुछ होगा, ये ए कैप का डायरेक्शन इधर होगा, तो देखिए हर एक पॉइंट पे ए कैप क्या इधर है, इधर है, इधर है, क्लियर है चीज़। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये फिगर है समझना, क्लियर, ठीक। एक बार फिर से यहाँ पे मैं बनाता हूँ, जिसको नहीं पढ़ना होगा वो स्किप करके आगे बढ़ जाएगा, ओके। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जिसको समझ में आ गया होगा वो स्किप करेगा, आगे निकल लेगा और एप्लीकेशन पढ़ लेगा इसका, ठीक। अब देखिए ऐसे बनाए फिगर, स्टार्टिंग से बनाते हैं। देखिए ए का जो वैल्यू है क्या है, ए इक्वल टू क्या है, यहाँ पे P क्रॉस यल माइनस यम के आर कैप के बराबर है, ठीक। अब देखिए मान ले रहे हैं पहला पोजीशन ये है, ये फर्स्ट पोजीशन है। अब देखिए यहाँ से चीज़ों को समझेंगे, P का क्या होगा डायरेक्शन, V का डायरेक्शन ऐसे होता है, तो मास को मल्टीप्लाई कर देंगे P मिल जाएगा, ठीक। यल हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो P क्रॉस यल क्या होगा, P क्रॉस यल ऐसे होगा, मतलब जो P क्रॉस यल होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में यम के आर कैप भी होगा, क्योंकि ये आर वेक्टर है तो आर के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में यम के आर कैप भी होगा, और इसी डायरेक्शन में हम P क्रॉस यल को ऐसे अलग से वेक्टर दिखा रहे हैं, आप चाहें तो इस पर भी दिखा सकते हैं, ठीक। कंफ्यूज रहना, बट डायरेक्शन को समझा रहे हैं, ठीक। तो अब हमको देखना है कि ए का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से देखिए कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, जो मैकेनिक्स में हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उसको अप्लाई करेंगे। तो मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो P क्रॉस यल का मैग्नीट्यूड होता था वो किसके बराबर होता था, यम के 1 माइनस ई के बराबर होता था, कहाँ पे, इस राइट एक्सट्रीम पोजिशन पे, राइट सबसे दूरेस्ट, देखिए इंग्लिश देखिए कैसा निकल रहा है, सबसे फार्टेस्ट पॉइंट क्या है, ये है, ठीक। तो इस पे क्या होगा, ये यम के 1 माइनस ई होगा, और सबसे नजदीक वाला क्या है, ये वाला है, तो ये क्या होगा आपका यम के 1 प्लस ई होगा, ठीक। तो यम के 1 माइनस ई हो गया, क्लियर है चीज। अब देखिए अगर P क्रॉस यल के डायरेक्शन इंट्रोड्यूस करें, मतलब इन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के फॉर्म में लिखें, P क्रॉस यल का अगर ऐसे लिखें मैग्नीट्यूड हटा के, तो क्या होगा 1 माइनस ई आर कैप होगा, और ये भी देखिए आर कैप के डायरेक्शन में है, इसका मतलब P क्रॉस यल माइनस वेक्टर यम के आर कैप को सॉल्व करें तो यम के 1 माइनस ई आर कैप माइनस यम के आर कैप होगा, ठीक। अब यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, यम के आर कैप माइनस यम के ई आर कैप माइनस यम के आर कैप, ये इससे गया, क्या बचा, यम के ई आर कैप, और यही क्या होता है, ए के बराबर होता है, यही ए के बराबर होता है, तो इसका मतलब ई क्या है, ई तो 0 से 1 के बीच कुछ नंबर होगा, ठीक, नॉन निगेटिव रियल नंबर है, तो ए का वैल्यू, ई का कुछ वैल्यू होगा, ठीक, 0 से 1 के बीच, ओके। और एम के क्या है, एम के भी कांस्टेंट ही है, तो अगर ये एम के आर कैप इधर है तो इसका मतलब एम के माइनस एम के आर कैप किधर होगा, इधर होगा, अंदर की तरफ होगा, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे ए कैप का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक। वैसे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। देखिए क्या होगा, ये हो गया यम के आर कैप, क्लियर। इस पॉइंट पे P का डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ होगा, ऐसे मोशन करते आ रहा है, P नीचे की तरफ होगा। अब P जब नीचे की तरफ है तो यल परपेंडिकुलर होता है, तो P क्रॉस यल ऐसे निकालेंगे, ये थंब क्या बताएगा, किसका डायरेक्शन बताएगा, थंब यल, उसका P क्रॉस यल का डायरेक्शन, P क्रॉस यल भी इधर होगा। और देखिए इस केस में क्या होता है, एम के प्लस ई होता है, तो जब एम के प्लस ई रखेंगे तो यहाँ प्लस वैल्यू आएगा, तो इसका मतलब ए भी क्या होगा, इधर होगा, क्लियर। अब एक पॉइंट यहाँ ले लिए, ठीक। इस पॉइंट पे देखिए थोड़ा तेज बता रहे हैं क्योंकि अगर बता चुके हैं ना। इस पॉइंट पे देखिए इंक्रीजिंग आर के डायरेक्शन में एम के ई होगा, एम के आर कैप होगा, इंक्रीजिंग आर के डायरेक्शन में तो एम के आर कैप हो गया। अब देखिए इस पॉइंट पे पी ऐसे होगा, तो जब पी ऐसे है तो पी क्रॉस यल करेंगे तो यल, ये पी क्रॉस यल ऊपर होगा। अब इस पॉइंट पे या तो वैल्यू बैठ के कैलकुलेट करिए इस फॉर्म में,
इस पॉइंट पे या तो वैल्यू इस फॉर्म में बैठ के कैलकुलेट करिए। तो क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है ना, थोड़ा सा बुद्धि लगा लेंगे। कहेंगे नहीं हम मान ले रहे हैं पीक राशियल को ही निकालना है, हम मान ले रहे हैं पीक राशियल को निकालना है, तो जो क्या है इन दोनों के एडिशन के बराबर है, तो वेक्टर एडिशन है ना ये। तो वेक्टर एडिशन जब होता है, देखिए जब वेक्टर एडिशन होता है क्या होता है, ये ट्रायंगल मेथड वाला वेक्टर एडिशन है। तो पहला वेक्टर लिखे क्या, एम के आर कैप लिखे, अब दूसरा वेक्टर इसके जोड़ेंगे इसके हेड्स के दूसरे वेक्टर टेल को, और फिर जो पहले वेक्टर का टेल था उससे दूसरे के हेड को जोड़ देंगे, तो ऐसे ये रिजल्टेंट पीक राशियल मिल गया था, हम कह देंगे कि ये हमारा एक कैप है। ठीक, वैसे नीचे वाले पॉइंट पे हम बताएं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि ए का डायरेक्शन हमेशा क्या है, ए तो कंजर है ही है, साथ साथ इसका डायरेक्शन भी हमेशा क्या है, सेम डायरेक्शन है जो इधर है। ठीक, जो राइट से लेफ्ट की तरफ है फिगर के हिसाब से। क्लियर, तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके 2-4 एप्लीकेशन देखेंगे और उसके बाद क्लासिकल मैकेनिक्स फिनिश हो जाएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ यल आर यल वेक्टर। ठीक, इसका शॉर्ट फॉर्म है यल आर यल, मतलब क्या, लाप्लास रंगे लेंज वेक्टर का। ठीक, तो अभी स्टार्टिंग में हम लोग लिखे थे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में इसका हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज वगैरह के जो ऑर्बिट हैं उनके ओरिएंटेशन शेप वगैरह के लिए स्टडी करते हैं। ठीक, तो वैसे ही कुछ एप्लीकेशन हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे। ओके, तो क्या लिखे हैं, द लाप्लास रंगे लेंज वेक्टर इज अ पावरफुल मैथमेटिकल टूल दैट फाइंड एप्लीकेशन in various areas of physics including classical mechanics, celestial mechanics and quantum mechanics. Some of its important application are। ठीक, इसमें देखिए हम लोग को ए वेक्टर मिला था जो किसके बराबर था, पीक राशियल माइनस एम के आर कैप के बराबर था। तो उसमें वैल्यू को पुट कर करके हम अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जिसमें से देखिए इसका जो एप्लीकेशन है क्वांटम मैकेनिक्स में है, क्लासिकल मैकेनिक्स में है, सेलेस्टियल मैकेनिक्स में है, पर्टर्बेशन थ्योरी में है, हर कई जगह इसका क्या है एप्लीकेशन है। ओके, तो देखिए पहला ऑर्बिटल डायनेमिक्स क्या होता है, तो देखिए कि ऑर्बिटल डायनेमिक्स में एप्लीकेशन है, इसमें क्या होता है, तो देखिए द यल आर यल मतलब लाप्लास रंगे लेंज वेक्टर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ क्लासिकल बॉडी सच एज प्लैनेट एंड कॉमेट्स। ठीक, ये प्लैनेट के और कमेट्स के मोशन वगैरह को डिस्क्राइब करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है इन ग्रेविटेशनल फील्ड। किसके अंतर्गत, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के अंतर्गत। ओके, इट आल्सो हेल्प्स टू स्टडी द शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट, और इसके हेल्प से हम लोग ऑर्बिट के शेप और ओरिएंटेशन के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक, अब दूसरा एप्लीकेशन देखिए इसका क्या लिखा है, केपलर्स लॉ। ठीक, तो देखिए इसके हेल्प से हम लोग केपलर्स लॉ के चीज़ों को भी स्टडी कर, मतलब जो केपलर्स लॉ था कि ऑर्बिट इलिप्टिकल होगा, सन फोकाई पे होगा, उसको हम लोग इसके हेल्प से भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक, तो क्या लिखा है कि द एल आर यल वेक्टर इज क्लोजली रिलेटेड टू केपलर्स लॉ विच डिस्क्राइब द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। ठीक, जैसे केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग देखे थे कि कैसे प्लैनेट का मोशन है अराउंड द सन, उसको डिस्क्राइब किए थे केपलर साहब, तो उसको इसके हेल्प से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं लाप्लास रंगे लेंज वेक्टर से भी। ठीक, अब देखिए स्टेबिलिटी एनालिसिस, अगर हमको स्टेबिलिटी पता करना है कि ऑर्बिट स्टेबल होगा क्या होगा, स्टेबल ऑर्बिट, क्लोज ऑर्बिट क्या होता है, नॉन स्टेबल ऑर्बिट क्या होता है, बाउंड ऑर्बिट, इन सब के बारे में हम लोग को पहले जानकारी है, हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। ठीक, तो वही लिखा गया कि स्टेबिलिटी एनालिसिस मतलब ऑर्बिट की अगर स्टेबिलिटी के बारे में पता करना है तो इसको लगा के हम मतलब एल आर वेक्टर के हेल्प से पता कर सकते हैं। ठीक, तो क्या लिखे हैं, इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सेलेस्टियल ऑर्बिट बाय एग्जामिनिंग the property of LR vector as such its magnitude and direction। ठीक, मतलब LR वेक्टर को लेके हम एग्जामिन कर सकते हैं कि इसके स्टेबिलिटी क्या है, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हेल्प से हम क्या करेंगे, उसे पुट करेंगे। अभी देखे थे एक का डायरेक्शन वगैरह निकाले थे, तो अलग अलग वैल्यू हम लोग पुट करके इसके स्टेबिलिटी वगैरह को पता कर सकते हैं। ठीक, वास्तव में एप्लीकेशन का तभी समझ में आएगा जब एमएससी में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, एस्ट्रोडायनेमिक्स। एस्ट्रोडायनेमिक्स में क्या है, तो देखिए एस्ट्रोडायनेमिक्स में भी इसका यूज है। द एलआर यल वेक्टर हैज एप्लीकेशन इन एस्ट्रोडायनेमिक्स विच इन्वॉल्व्स द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसक्राफ्ट ट्रैजेक्टरी। ठीक, स्पेसक्राफ्ट ट्रैजेक्टरी मतलब कि स्पेसक्राफ्ट का क्या ट्रैजेक्टरी होगा, क्या उसका पाथ वगैरह होगा, उन सब को भी कंट्रोल करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक, तो अब इसके आगे 1-2 एप्लीकेशन और देखेंगे और फिर वीडियो फिनिश कर देंगे। देखिए स्टूडेंट, अगला एप्लीकेशन इसका किस में है, सेलेस्टियल मैकेनिक्स में है। इसको सेलेस्टियल मैकेनिक्स में भी हम लोग यूज करते हैं। किस लिए यूज किया जाता है, देखिए लिखा हुआ है ना, द एल आर यल वेक्टर इज आल्सो यूज्ड इन वेरियस अदर एरियाज ऑफ सेलेस्टियल मैकेनिक्स सच एज प्रिडिक्टिंग द मोशन ऑफ कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉयड।
कॉमेट्स के और एस्टेरॉइड्स के मोशन को प्रेडिक्ट करने में इसको यूज करते हैं। एंड इट इज़ आल्सो यूज टू एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इन अर्थ ऑर्बिट। और अर्थ के ऑर्बिट में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा जाता है उसके बिहेवियर का भी पता लगाने में इसको किया जाता है। ठीक, पता लगाने में इसको यूज किया जाता है लाप्लास रंगे लेंज वेक्टर को। ओके, अब देखिए फिर एटॉमिक फिजिक्स के एरिया में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए क्वांटम मैकेनिक्स अगर हम बात करें, क्या लिखे हैं, द LRL वेक्टर हैज एप्लीकेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स स्पेशली इन हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम। इट इज यूज टू डिटरमाइन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, हाइड्रोजन एटम के केस में मतलब क्वांटम मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़े थे उसमें हाइड्रोजन एटम लास्ट टॉपिक था। ठीक, तो उस केस में हाइड्रोजन एटम के हम लोग फाइन स्ट्रक्चर को भी फाइंड आउट करने में इसका एप्लीकेशन लेते हैं। क्लियर है चीज? तो ऐसे तमाम सारे इसके एप्लीकेशन है। ठीक, अब इस एप्लीकेशन का डिटेल में एकदम अंदर जा जाके क्या क्या एप्लीकेशन होगा, तो जब आपके सिलेबस में टॉपिक आएगा तो हर एक टॉपिक आपको अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, जैसे कोई टॉपिक में से आ गया हाइड्रोजन एटम कैसे डिटरमाइन करेंगे फाइन स्ट्रक्चर यूजिंग LRL वेक्टर, तो इसको आगे क्लास में आप पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे वो आपको समझ में नहीं आने वाला, इसको से बताने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम लोग का क्लासिकल मैकेनिक्स फिनिश हो गया है फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स को। ठीक, तो जितना पीछे पढ़ाया गया सब रिवाइज करिए और गारंटी के साथ कर रहा हूँ जिस भी यूनिवर्सिटी में आप हैं, ओके, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में आप हैं, अगर आपके यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो जो मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा वहाँ से डेफिनेटली आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, जो बच्चे पहले से इस चैनल पर जुड़े हैं उनको ये चीज़ पता होगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो आज का तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दीजिए ताकि इनर्जेटिक होकर लेक्चर बनाया जाए। और जो 4 चैप्टर अभी बचे हैं, मतलब 2 चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी के और 2 चैप्टर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से, उनको भी जल्द से जल्द फिनिश कर दिया जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।